दुनिया के नक्शे पर चार नाम: सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, निकोलस मादुरो और अली खामनेई। चार अलग अलग देश, चार अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन एक बात जो इन सबको जोड़ती है वो है अमेरिका की दुश्मनी। अब सवाल यह है कि क्यों? क्या वाकई ये नेता इतना बड़ा खतरा थे, या फिर इनका असली गुनाह कुछ और था? दूसरा सवाल, क्या अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन है या दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा? 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बनते हैं। शुरुआत में अमेरिका उन्हें पसंद करता था। CIA ने खुद सद्दाम को सत्ता में लाने में मदद की थी। ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम को हथियार दिए, खुफिया जानकारी दी, लेकिन जब सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया तो दोस्ती दुश्मनी बदल गई। लेकिन असली कहानी यह नहीं थी दोस्तों। असली कहानी शुरू होती है सन 2000 में। सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब इराक अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि इराकी दिनार में बेचेगा। असल में दोस्तों, डॉलर सिस्टम अमेरिका की असली ताकत है। 1971 में जब अमेरिका ने सोने से डॉलर को अलग किया तो उसने सऊदी अरब से एक गुप्त समझौता किया। वो ये कि तेल हमेशा डॉलर में बिकेगा। इससे पूरी दुनिया को डॉलर खरीदना पड़ता है। यह अमेरिका की असीमित शक्ति का स्रोत है। जो इसे तोड़ने की कोशिश करता है वो अमेरिका का दुश्मन बन जाता है। सद्दाम के उस एक फैसले के बाद 2001 में 9/11 हुआ। यानी अमेरिका में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और अमेरिका को मौका मिल गया। बुश प्रशासन ने दावा किया कि इराक के पास WMD है, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, परमाणु हथियार। पूरी दुनिया को यकीन दिलाया गया। UN में कोलिन पवेल ने एक शीशी उठाई और कहा, यह है वो खतरनाक जहर जो सद्दाम बना रहा है। और उसके बाद 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। लाखों इराकी मारे गए, पूरा देश तबाह हो गया और लंबी तलाशी के बाद पता चला कि कोई WMD नहीं मिला है। ये पूरा झूठ था। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। असल में इराक पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह थी सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल करना, जिससे कि इराक से तेल का व्यापार इराकी दिनार में ना होकर डॉलर में हो। इस युद्ध में सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई और इराक का तेल वो फिर से डॉलर में बिकने लगा। इराक में जो पहली लोकतांत्रिक सरकार आई उसने सबसे पहले यही काम किया। ये संयोग था या साजिश? और इराक युद्ध के बाद जो हुआ वो और भी सोचने वाला है। अमेरिकी कंपनियों को इराक के पुनर्निर्माण के ठेके मिले। हैलीबर्टन, जो कि उस वक्त के उपराष्ट्रपति डिक चेनी की कंपनी थी, उसे अरबों डॉलर के ठेके मिले। यानी युद्ध से पहले बिजनेस, युद्ध के दौरान बिजनेस और युद्ध के बाद भी बिजनेस। बस मरे तो इराकी नागरिक। लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी, 42 साल तक लीबिया पर राज करने वाले गद्दाफी ने तेल की दौलत से अपने देश को अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क बना दिया था। लीबिया में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, शादी के लिए सरकार से पैसे और तेल का मुनाफा सीधे जनता के खाते में। यह सब गद्दाफी के शासन में था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लीबिया अफ्रीका में नंबर 1 था। लेकिन गद्दाफी ने एक सपना देखा, एक ऐसी मुद्रा जो पूरे अफ्रीका को डॉलर की गुलामी से आज़ाद कर दे। उन्होंने प्रस्ताव रखा गोल्ड दिनार, यानी सोने के दिनार। अफ्रीका के सभी देश मिलकर एक नई करेंसी बनाएं जो सोने पर आधारित हो। तेल सोने में बिके, डॉलर में नहीं। गद्दाफी के गोल्ड दिनार का मतलब था अफ्रीका के ज़्यादातर देश अगर इसे अपना लेते तो वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते थे और डॉलर का पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म हो जाता। अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर था क्योंकि उसके 14 अफ्रीकी देश CFA अमेरिका पर निर्भर थे, जो असल में फ्रेंच ट्रेजरी से कंट्रोल होते थे। गद्दाफी इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम से लीबिया में विद्रोह शुरू हुआ। नाटो ने हवाई हमले किए। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर लीबिया पर बमबारी की और अक्टूबर 2011 में गद्दाफी को पकड़ा गया। उनके साथ जो हुआ वो किसी भी के लिए दर्दनाक था। उन्हें 20 सड़क पर भीड़ ने मार डाला। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा, वी केम, वी सा, ही डाइड। और हंस पड़ी। एक देश के नेता की मौत पर यह प्रतिक्रिया, यह संवेदनहीनता की हद थी। और गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया तबाह हो गया। जो देश अफ्रीका में सबसे अमीर था वो आज फेल्ड स्टेट बन गया। वहाँ गुलामों की खुली मंडियाँ लग रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और गद्दाफी के 143 टन सोने का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। गद्दाफी की ईमेल्स जो विकीलीक्स ने लीक की, उसमें फ्रेंच इंटेलिजेंस ने खुद कहा था कि गोल्ड दिनार की वजह से फ्रांस अमेरिका को सबसे ज़्यादा खतरा था। गद्दाफी को हटाना फ्रांस के लिए, अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जो आज भी सत्ता में है लेकिन अमेरिका के कब्जे में हैं, जिन्हें अमेरिका ने किडनैप करके अपने पास रखा हुआ है, उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज़्यादा। लेकिन अमेरिका ने इस देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। 2015 से अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए। बैंकिंग पर रोक, तेल बिक्री पर रोक। सिटिको, वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी की अमेरिका में संपत्तियां जब्त कर ली गईं। 30 अरब डॉलर से ज़्यादा वेनेजुएला की संपत्तियां विदेशों में फ्रीज कर दी गईं। मादुरो का गुनाह यह था कि उन्होंने और उनके पूर्ववर्ती हुगो चावेज ने तेल की कमाई अमेरिकी कंपनियों को देने से मना किया।
सावेज ने वेनेजुएला के तेल को नेशनलाइज किया, गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाए। अमेरिका को यह पसंद नहीं था। जब देश में तेल और संसाधन हो लेकिन वो अमेरिकी कंपनियों के हाथ में ना हो, यही वॉशिंगटन का असली दर्द है। 2019 में मादुरो ने खुद को वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति घोषित कर लिया बिना किसी चुनाव के। ट्रंप ने कहा ऑल ऑप्शन आर ऑन द टेबल, यानी सैन्य हमले की भी धमकी। CIA ने कई बार तख्तापलट की कोशिश की। 2019 में ड्रोन से मादुरो पर हमला किया गया, वो बाल बाल बचे। अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए। $2.5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया, जो उनकी गिरफ्तारी या जानकारी देने पर मिलेगा। यह किसी देश के बैठे राष्ट्रपति के खिलाफ अभूतपूर्व कदम था। 2023 में मादुरो ने घोषणा की कि वेनेजुएला का तेल अब चीनी युआन और रूसी रूबेल में भी बेचा जाएगा। डॉलर पर निर्भरता कम होगी। इसकी वजह से अमेरिका का गुस्सा और बढ़ गया और नतीजा हम सबके सामने है। मादुरो अमेरिका की कैद में है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी 1979 में इस्लामी क्रांति से शुरू हुई, जब शाह ऑफ ईरान को, जो अमेरिका का कठपुतली था, हटा दिया गया। ईरान पर दुनिया का सबसे कड़े प्रतिबंध लगे। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से हटाया गया, तेल बिक्री पर प्रतिबंध। लेकिन ईरान ने क्या किया? उसने चीन के साथ $400 अरब का 25 साल का सौदा युआन में किया। रूस के साथ बैटर सिस्टम लागू किया। डॉलर को बाईपास करने का हर तरीका अपनाया। ईरान ने दिखाया कि डॉलर के बिना भी जिया जा सकता है। यह संदेश खतरनाक था अमेरिका के लिए। जब दूसरे देश देखेंगे कि ईरान सरवाइव कर रहा है, तो वो भी सोचेंगे कि क्या हमें डॉलर की जरूरत है। यही असली खतरा था। 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में ड्रोन हमले में मार दिया। यह एक आज़ाद देश के अधिकारी की खुली हत्या थी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन। लेकिन अमेरिका ने किसी की परवाह नहीं की। आज खामेनेई अमेरिकी निशाने पर थे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इसका बहाना था। लेकिन क्या वाकई यह परमाणु हथियारों का डर था, या फिर वही पुरानी कहानी, डॉलर को चुनौती, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती और उसकी सजा खामेनेई को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं कर चुके हैं। स्टूनेक्स्ट वायरस से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को सैबोटाज किया और अब ओपनली कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा। तो क्या नजर आता है इन सब कहानियों में? एक पैटर्न, एक ही सूत्र। जो अमेरिका का आज्ञाकारी रहा वो बचा रहा। जिसने डॉलर को चुनौती दी उसे या तो मार दिया गया, तबाह कर दिया गया। पेट्रो डॉलर सिस्टम कैसे काम करता है समझिए। 1971 में अमेरिका ने सोने से डॉलर को अलग किया। तब से डॉलर की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बस एक कागज का टुकड़ा। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब से समझौता किया कि तेल हमेशा डॉलर बिकेगा। बदले में अमेरिका सऊदी राजघराने की रक्षा करेगा। इस समझौते ने डॉलर को पेट्रो डॉलर बना दिया। अब हर देश को तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर खरीदना पड़ता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया अमेरिका को नोट छापने में मदद कर रही है। अमेरिका जितने चाहे नोट छाप सकता है बिना इन्फ्लेशन के। यही उसकी असीमित शक्ति का राज है। अब सोचिए, ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक नई करेंसी की बात कर रहे हैं। चाइना और रशिया पहले ही तेल का सौदा युआन और रूबेल में कर रहे हैं। सऊदी अरब ने भी चाइना को युआन में तेल देने की बात की। क्या यह अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व का अंत है? तो क्या अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन है, या एक ऐसी शक्ति जो अपने आर्थिक हितों के लिए दूसरे देशों को तबाह कर देती है? क्या लोकतंत्र और मानवाधिकार की आड़ में असल मकसद डॉलर की हेजमानी बचाना है? सद्दाम गए, इराक तबाह हुआ। गद्दाफी गए, लीबिया तबाह हुआ। मादुरो कैद में है, वेनेजुएला संघर्ष में है, खामेनेई शहीद हो चुके हैं, और इन सब का एक सूत्र, डॉलर। इतिहास गवाह है, जो भी अमेरिकी डॉलर और उसके वर्चस्व को चुनौती देता है उसे एक नया दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। कहीं WMD का बहाना, कहीं तानाशाही का, कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग का, कहीं टेररिज्म का। बहाना बदलता है, इरादा नहीं। सवाल यह नहीं है कि नेता अच्छे थे या बुरे। सवाल यह है कि क्या किसी देश को यह अधिकार है कि वो दूसरे देशों के नेताओं को मारे, उनकी सरकारें गिराए, उनके देशों को तबाह करे, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी से अपने देश का तेल बेचना चाहता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया को देना होगा, और जितनी जल्दी दुनिया इस जवाब तक पहुंचेगी उतनी जल्दी एक नई न्याय संगत विश्व व्यवस्था संभव होगी। मिलते हैं एक और सच्ची खबर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।